नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले बात करेंगे गुपकार डिक्लेरेशन की बैठक को लेकर, क्योंकि आज गुपकार डिक्लेरेशन की बैठक जो है वो शुरू हो गई है और इसमें देखना ये होगा कि आखिर बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आपको बताते चले कि ईडी के द्वारा भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ लगातार पूछताछ का सिलसिला जो है वो जारी किया गया था, और उसके साथ ही आप देखिए कि कल किस तरह से महबूबा मुफ्ती जो है वो बयान जारी करती है, विवादित बयान यहां पर देती है कि अगर जम्मू कश्मीर का झंडा जो है वो नहीं लाया गया तो तब तक वो भारत के झंडे को हाथ नहीं लगाएंगी, और साथ ही वो सियासत में बिल्कुल नहीं जाना चाहती है, यानी कि इलेक्शन में वो भाग नहीं लेना चाहती हैं। अब देखना यह है कि गुपकार डिक्लेरेशन की जो बैठक बुलाई गई है, इस बैठक में क्या कुछ सामने आया है या आ रहा है, और इस बैठक के बाद क्या कुछ कवायद जो है वो पार्टियों की तरफ से चलाई जाएगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार जो मेन स्ट्रीम की पार्टियां हैं वो एकजुट होती हुई, एक साथ मिलकर काम करती हुई नजर भी आ रही है। गुपकार डिक्लेरेशन को लेकर बार बार बैठकों का दौर जारी है। चलिए सीधा रुख करेंगे, इस वक्त आपको दिखा देते हैं कि क्या कुछ बैठक में निकलकर सामने आया है। पहले आप देख लीजिए क्या कुछ कहना है। चलिए अब सीधा संपर्क करेंगे अपने सहयोगी के पास। तजम्मुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तजम्मुल हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं कि आखिर गुपकार डिक्लेरेशन की जो बैठक हुई है उसमें क्या कुछ हुआ है, देखिए। पीपल्स अलायंस की पहली मीटिंग इस तरह से आज महबूबा मुफ्ती के निवास पे आज शुरू हुई, और आप देख पाएंगे कि यहाँ से जो अभी तक जो लीडरान पहुँच गए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो सीनियर लीडर हैं वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और महबूबा मुफ्ती अब्दुर्रहमान वीरी और सीनियर लीडरान जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और मीटिंग अब से कुछ देर बाद जो शुरू होगी, और मीटिंग में जो है कुछ न कुछ मामला जो है उनको किस तरह से शुरू से डिस्कस किया जा सके, और उसके बाद BDCs का इलेक्शन है 35 से 370 के बाद जो सिचुएशन खड़ी हुई है उसको लेकर क्या कुछ है। जम्मू से देवेंद्र राणा और जम्मू के कुछ डेलीगेशन वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, साथ में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर मुज़फ़्फ़र अहमद शाह साहब, जस्टिस हसनैन मासूदी और सीनियर लीडरान जो है। मीटिंग शुरू हो चुकी है, और मीटिंग काफ़ी देर तक चलने के बाद जो नताइज होंगे वो थोड़ा सा देर में बाद में आपको बताएंगे, लेकिन इस मीटिंग के दौरान ज़रा अबलाग को कुछ मिनटों तक की कवरेज करने की इजाज़त दी गई, जिसके बाद वापस जाने दिया गया, और अब ये मीटिंग जो है मीडिया की चकाचौंध से दूर होगी, और कुछ देर बाद इसके जो नताइज आना शुरू हो जाएंगे। यहीं पे कल महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, जिसके बाद उन्होंने कई एक बयान दिए थे, जिसको लेकर आज काफ़ी दिन कई एक जगहों पर एहतजाज भी हुए, और BJP की तरफ से, बाकी पार्टियों की तरफ से। लेकिन कुल मिलाकर आज की इस मीटिंग का एक बार फिर आपको दृश्य दिखाते हैं। जो लीडरान हैं, सिग्नेटरीज, गुपकार डिक्लेरेशन की जो सिग्नेटरीज हैं वो सारी यहाँ पे मौजूद हैं, और अब इस एरिया के बाद मीडिया को जो है वापस जाने के लिए कहा जाएगा, और कुछ देर बाद यहाँ से जो है मीटिंग जो है इंतहाई अहम है, और पीपल्स अलायंस की पहली मीटिंग हुई, और जिसकी सदारत आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खुद कर रहे हैं। इमरान तारिक के साथ तजम्मुल इस्लाम, गुलिस्तान टेलीविजन चैनल, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए, तो आपने देखा कि तजम्मुल का क्या कुछ कहना था, किस तरह से वो बात करते हुए नजर आए हैं, और जाहिर तौर पर आपको बताते चले कि गुपकार डिक्लेरेशन जिस तरह से काम करने की कोशिश कर रहा है, अब देखना ये होगा कि जम्मू कश्मीर की आवाम, और स्पेशल तौर पर अगर हम कश्मीर की आवाम की बात करें, तो अब देखना यह होगा कि कश्मीर की आवाम क्या चाहती है, क्या इन लोगों के साथ खड़ी होती है या नहीं, क्योंकि बैठकों का दौर इन लोगों ने जिस तरह से शुरू किया गया है, या शुरू करने की कवायद जो इन्होंने चलाई है, अब जाहिर तौर पर देखना यह है कि जब राजनीति में ये लोग उतरते हैं, जब इलेक्शन में भाग लेते हैं, तो वहां पर क्या कुछ रिजल्ट निकलकर सामने आएगा, वहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कश्मीर की जनता क्या चाहती है। चलिए अब आपको कश्मीर में लिए चलेंगे, क्योंकि कश्मीर के अंदर लगातार गुपकार डिक्लेरेशन को लेकर बैठकों का दौर जो है वो शुरू कर दिया गया है, और इस पर बातचीत करना और इस पर प्रतिक्रिया जानना बहुत जरूरी है। उसके साथ ही आपको बताते चले कि कश्मीर के अंदर जितने भी डेली वेजर्स हैं, अब उन्होंने काम छोड़ो हड़ताल जो है वो करने का प्रण बना लिया है। जाहिर तौर पर अगर ये सारे कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो बिजली पानी की सुविधा जो है वो नहीं मिल पाएगी लोगों को। सीधा रुख करेंगे कश्मीर का ही। कश्मीर से हमारे संवाददाता सनम एजाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनम, सबसे पहले गुपकार डिक्लेरेशन की जो बैठक आज
होने वाली थी, उसको लेकर पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। क्या पूरी जानकारी? देखिए बिल्कुल आशा, आज बाद दोपहर श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती की रेजिडेंस पे गुपकार डिक्लेरेशन के जितने भी सिग्नेटरीज हैं उनकी बैठक होने जा रही है। और ये बैठक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास जो जानकार हैं उनका यही कहना है कि आज बाज़ाब्ता तौर पे गुपकार डिक्लेरेशन के जो सिग्नेटरीज हैं वो एक फोरम बनाएंगे और इस फोरम से जो 370 है, 35 है या 4 अगस्त का फैसला है उसके हवाले से आगे का उनके बकौल जो है स्ट्रगल वो जारी रखी जाएगी। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इस फोरम का सदस्य जो है या इसका प्रेसिडेंट जो है वो कौन रहेगा। और हमारे पास जानकार यही बता रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला बाज़ाब्ता तौर पे इसके प्रेसिडेंट रहेंगे और उसके बाद उसके जो बाकी मेंबर हैं वो इसके एक्टिव मेंबर रहेंगे और जिनमें तारिगामी भी है, सज्जाद गनी लोन भी है, उसके साथ साथ खुद PDP की महबूबा मुफ्ती है और उमर अब्दुल्ला है या दूसरे जो पार्टीज हैं कश्मीर की, वो सारी लगभग इसमें एक प्लेटफॉर्म पे एक ही झंडे तले जमा हो रही हैं। और ये आगे की जो रणनीति है उस पे आज क्योंकि PDP का इंटरनल मामला जो कल का था जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी और महबूबा मुफ्ती ने जो तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया था उस पर भी आज की बैठक में चर्चा होगी। और बैठक में चर्चा के साथ साथ आगे की जो इंपॉर्टेंट मुद्दे जो हैं उन पे रणनीति आज अपनाई जा सकती है। सनम, क्या लगता है कि आगे के कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट जो हैं वो मुद्दे रह सकते हैं? क्योंकि एंटी नेशनलिस्ट जिस तरह से उन्होंने बयान यहाँ पर दिया है कि जब तक जम्मू कश्मीर का झंडा नहीं बनता वो भारत के झंडे को हाथ नहीं लगाएंगी, उसके साथ ही उन्होंने कह दिया है कि वो इलेक्शन में भाग नहीं लेंगी। यानी कि बड़े बड़े बयान जो हैं वो महबूबा मुफ्ती जैसे ही डिटेंशन से बाहर आई हैं उन्होंने दिए हैं। लेकिन अब जिस तरह से उन्हीं के घर के अंदर गुपकार डिक्लेरेशन की बैठकें की जा रही हैं, आगे की रणनीति क्या बनाई जा सकती है? देखिए इसमें दो चीजें हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस थोड़ा सा आधा इधर आधा उधर न्यूट्रल वाला स्टैंड रखना चाहती है, लेकिन महबूबा मुफ्ती सारे मुद्दे को लेके वो कहें तो टफ स्टैंड रखना चाहती है। और टफ स्टैंड और आधा यानी न्यूट्रल वाला स्टैंड, इस दोनों के बीच में आज माना जा रहा है कि जितने भी बाकी, चूंकि सज्जाद लोन भी टफ स्टैंड रखने की कोई बात कर रहे हैं, तारिगामी भी टफ स्टैंड रखने की बात कर रहे हैं और अक्सर जो इनके मेंबरान हैं उनमें से अक्सर का यही कहना है कि ये न्यूट्रल वाली बात नहीं चलेगी क्योंकि कहीं न कहीं दिल्ली पे प्रेशर करना है, तो उसके लिए अगर दिल्ली ने टफ स्टैंड लिया है तो टफ स्टैंड का जवाब यहां से भी टफ से ही देना पड़ेगा। तो माना जा रहा है कि आज की इस बैठक में जो फैसला होगा उसमें यही होगा कि कहीं न कहीं एक स्ट्रांग प्रोटेस्ट दर्ज किया जाए दिल्ली के सामने ताकि दिल्ली इनकी शब्द जो हालात, यानी कि एक कड़ा रुख इख्तियार करने की कोशिश की जाएगी आज। और जाहिर तौर पर आज बैठक जो है वो चल रही है और इस बैठक में अहम चीजें निकलकर सामने आएंगी कि महबूबा मुफ्ती आखिर क्या कुछ चाहती हैं। लेकिन उसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि डेली वेजर्स का धरना प्रदर्शन भी कश्मीर के अंदर जारी है और अब तो काम छोड़ हड़ताल को लेकर भी उन्होंने चेतावनी दे दी है। तो सनम, उस हवाले से भी आपसे जानकारी जानना चाहेंगे कि अगर डेली वेजर इस तरह से काम छोड़ देते हैं तो बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित हो जाएंगे। कितना खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? क्या प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई आश्वासन या प्रतिक्रिया निकल कर आई है? देखिए बिल्कुल, डेली वेजर, कैजुअल या दूसरे नीड बेस्ड जो मुलाजिम है उनको परसों एक राहत की सांस तब मिली थी जब जम्मू में जितेंद्र सिंह ने उन्हें बताया था कि उन्हें दिल्ली लिया जाएगा, उन्हें बातचीत के लिए कहा गया था। ये उनका कहना है कि उन्हें ऐसा आश्वासन दिया गया, लेकिन फिर दिल्ली से कोई चिट्ठी पत्र न आने के बाद अब ये डेली वेजर और कैजुअल इन्होंने भी कड़ा रुख अपनाया है और अपने उनके जो मामला हैं उनको लेकर अब वो परसों से यानी मंडे से कंप्लीट हड़ताल पे 48 घंटे की काम छोड़ हड़ताल पे जा रहे हैं। और जब काम छोड़ हड़ताल पे जाएंगे तो इंपॉर्टेंट दो फैक्टर्स यहाँ पे, एक जो पानी का मामला है, अगर ये हड़ताल पे चले जाते हैं तो श्रीनगर से लेकर जम्मू तक सारी जम्मू कश्मीर में पानी की समस्या हो जाएगी क्योंकि हमारे यहाँ पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम कह सकें कि पानी। और उसके साथ साथ बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं अभी वो उनमें से दुविधा में फंसे, वो कहते हैं कि उनकी कॉरपोरेशन है वो उस फ्लैग में, उस जो उनका जो बाकी जो यूनियन है उसमें शायद कहीं बाहर है, तो फिर अगर बिजली का डिपार्टमेंट इस हड़ताल में आता है तो फिर बिजली की परेशानी भी हो जाएगी। लेकिन ये अभी उनका है, लेकिन ओवरऑल देखना यही होगा कि इस हड़ताल से 48 घंटे की जो हड़ताल दे रखी है इससे सरकार कितना उनके सामने आती है, कितना बातचीत के लिए उन्हें आमादा करती है। क्योंकि सनम, बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि इन लोगों ने उपराज्यपाल से मिलने की कोशिश की लेकिन नहीं मिलने दिया गया, आला अधिकारियों से मिलने की कोशिश की गई लेकिन नहीं मिलने दिया गया, और उसके बाद जो वादे और दावे सरकार की तरफ से दिए गए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिए गए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिए गए, ये कोई एक पार्टी का मुद्दा नहीं था। जब जब सरकारें आई हैं उन्होंने दावे दिए हैं, वादे किए हैं, लेकिन आज तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं लूप होल्स जो है वो सरकार के अंदर भी थे और प्रशासन? देखिए सारे लूप होल तो सरकार के, चाहे वो जो भी सरकार रही हो, पिछली भी सरकार रही हो, तो इनके अपॉइंटमेंट में भी लूप होल्स है, इनके जो मामला थे उनमें लूप होल्स बहुत है।
लेकिन अब सरकार, एक वेलफेयर स्टेट में सरकार की एक जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोषी न ठहराए। यहाँ कैजुअल डिलीवरियों के मामले में अगर ये 61,000 के मुलाजिम है, लेकिन अगर इनमें से 100,000 10,000 के करीब गलत भी हो सकते हैं, लेकिन 50,000 40,000 तो सही हो सकते हैं। तो 10,000 के लिए 50,000 60,000 को कुर्बानी का बकरा नहीं बनाया जा सकता है। सरकार को अपने रुख में जो कड़ा रुख उन्होंने अपनाया है उसमें, चूंकि जम्मू कश्मीर में पोस्ट खाली है, यहाँ 1.5 लाख के करीब पोस्ट खाली है, वैकेंट पोस्ट हैं, उनके लिए बाज़ाब्ता तौर पे फंड्स की अलॉटमेंट होती है, लेकिन वो फंड्स कहीं और डाइवर्ट किए जाते हैं। तो सरकार उन सभी मामलात को देख के इनके मामले को सुलझाए, जरूरी है, क्योंकि 60,000 एक मामूली। लेकिन सनम, यहाँ सवाल ये भी है कि जम्मू की तर्ज पर अगर हम कश्मीर के डेली वेजर्स को देखें तो उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव नहीं हुआ है। साफ तौर पर जम्मू के डेली वेजर भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कश्मीर के डेली वेजरों के साथ तो अभी तक जो उनके हक थे वो दिए गए हैं। तो क्या लगता है कि कश्मीर के अंदर भी अब अगर हड़ताल शुरू हो गई है और जम्मू के अंदर तो चल ही रही है, लेकिन दोनों संभागों में अगर हड़ताल का दौर देखने को मिल सकता है तो जाहिर तौर पर प्रशासन को कितना खामियाजा भुगतना? देखिए, प्रशासन को खामियाजा तो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले जनता को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कल अगर हड़ताल हो जाती है, पानी बंद हो जाता है तो हाहाकार मच जाएगी, बिजली कट जाती है, इस ठंड में कश्मीर में अगर बिजली कट जाती है तो परेशानी हो जाएगी। और बाकी अगर दफ्तरों में पहले ही हमारी इकॉनमी जो है वो बहुत नीचे है, उस सारे के बीच में अगर काम और रुकता है, पूरे साल हम रुके रहे, काम नहीं हुआ, कभी कोविड, कभी 5 अगस्त, और उसके बाद अगर आप मुलाजिम भी हड़ताल पे चले जाते हैं, काम नहीं हो जाती, तो हमारी इकॉनमी को और ज्यादा नुकसान होगा। इस वक्त सरकार को कहीं न कहीं बीच का रास्ता निकालना चाहिए, इनसे बातचीत करनी चाहिए और इस सारे मामलात को लेकर कहीं न कहीं एक ऐसा इसका हल निकाला जाए ताकि लाठी भी टूटे, सांप भी मरे, यानी कि बीच का रास्ता निकालकर सरकार को चलने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सनम पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हमारे वरिष्ठ संवाददाता सनम एजाज हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें पूरी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से गुपकार डिक्लेरेशन को लेकर बैठकों का दौर जो है वो शुरू कर दिया गया है। यानी कि एक बार फिर से कश्मीर के अंदर सियासी गतिविधियां तेज होती हुई दिख रही हैं। जो धारा 370 पर अड़ी हुई है वो है पीडीपी पार्टी, और भी कई नेता जो है वो महबूबा मुफ्ती के साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो रुख है वो सिर्फ और सिर्फ 50-50 दिख रहा है। और आने वाला समय दिखाएगा कि आखिर किस तरह से ये अपना रुख कड़ा इख्तियार करते हैं। उसके साथ ही कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीर में भी अब काम छोड़ो हड़ताल पर जाने के लिए पीडीडी के जो डेली वेजर्स हैं वो तैयार हो गए हैं, क्योंकि जम्मू में आप देखिए कि लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अब कश्मीर के अंदर भी धरने प्रदर्शनों का सिलसिला जारी हो चुका है, जिसका सीधा खामियाजा आपने देखा कि सनम का क्या कुछ कहना था कि लोगों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बिजली पानी की समस्या आम जनता को आएगी और आम जनता काफी ज्यादा परेशान हो सकती है। तो इसको लेकर सरकार को विचार करने की काफी जरूरत है कि बीच का रास्ता लेकर इन लोगों को शांत कराया जाए। चलिए अब आपको शहर श्रीनगर लिए चलेंगे और शहर श्रीनगर से भी आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं, क्योंकि इरफान फाजिल और ग्राउंड जीरो पर आज पहुंचे हुए हैं। इरफान फाजिल क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, देख लीजिए। सोशल मीडिया और सोशल मीडिया के साथ साथ कई सारी खबरें, और इसी सोशल मीडिया को लेकर हम आए रोज देख रहे हैं कई सारे स्कैम्स भी नजर आ रहे हैं। और बात अगर करें लॉटरी से लेकर, जी हाँ, फेक जॉब्स को लेकर, ये सारी एक्टिविटीज आजकल सोशल मीडिया पर गश्त कर रही है। मगर उसी सोशल मीडिया को रोकने के लिए साइबर क्राइम भी डिपार्टमेंट एक है जो बिल्कुल शिकंजा कसने के लिए हमेशा हर पल तैयार रहता है। वादी कश्मीर में भी कई टाइम से एक ऐसा स्कैम, जी हाँ, दाएं बाएं चहल पहल कर रहा था, जिस पर साइबर क्राइम की एक्टिविटी को लेकर कह सकते हैं नजर बराबर थी। कहीं ना कहीं अगर बात करें तो लॉटरी के साथ साथ आजकल जॉब्स को लेकर एक स्कैम मार्केट में दिखाई दे रहा था, जिसमें कह सकते हैं कि कई सारे लोग, जी हां, फंस चुके थे। और जो ही ये खबर साइबर क्राइम तक पहुंची तो साइबर क्राइम ने अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, और बाद में पता चला कि एक बहुत बड़ा ग्रुप जो लोगों को, जी हां, पैसे भी खींच रहा था, लोगों से पैसे भी खींच रहा था, और साथ ही साथ फेक जॉब्स को लेकर एक्टिविटी भी प्रोवाइड कर रहा था। क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार काफी टाइम से वादी कश्मीर में बेरोजगारी का आलम बढ़ चुका है, और उसी बेरोजगारी के आलम को लेकर हम कह सकते हैं कि मामला जो है फेक एक्टिविटी, फेक जॉब्स और फेक क्राइम के साथ भी बढ़ चुका है। साइबर पुलिस की ये एक्टिविटी, और साइबर पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है, और साइबर पुलिस का यह भी मानना है कि आजकल व्हाट्सएप ग्रुप्स के साथ साथ फेसबुक या ट्विटर पे भी नजर रखी जा रही है। और जिस तरीके से एलजी का बयान भी आया है कि सोशल मीडिया पर खास तौर पर जो इलीगल एक्टिविटी करता है उस पर दबादब, जी हां, नजर बराबर रहेगी। फिलहाल हम देख रहे हैं कि वादी कश्मीर में कई तरह की चीजें सोशल क्राइम को लेकर, सोशल एक्टिविटी के साथ जुड़ी है। तो हम लोगों से भी कहना चाहेंगे कि होशियार, खबरदार, और जब भी आप
कोई ऑनलाइन शॉपिंग या जॉब्स के हवाले से या पैसों के हवाले से अगर आपको कोई मैसेज आती है तो तुरंत उसकी कार्रवाई करने के लिए अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मामला जी हाँ गड़बड़ी वाला है तो साइबर क्राइम पुलिस आपके साथ है। तो फिलहाल साइबर क्राइम के साथ साथ कह सकते हैं कि वादी कश्मीर में उस गिरोह को पकड़ लिया है और उन पर कार्रवाई भी जारी की गई है। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, JK 24/7 कश्मीर। चलिए अब आपको लिए चलेंगे जिला सांबा, और जिला सांबा के अंदर आज नवरात्रों का पावन दिन जो बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया है, जिसमें घट विसर्जन भी आज किया गया है। ऋषि खजूरिया हमें पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं कि किस तरह से आज लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ था। तो आपने देखा कि ऋषि का क्या कुछ कहना था कि आस्था का सैलाब आज भी उमड़ता हुआ नजर आया, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से इक्का दुक्का लोग जो है वही अपने घरों से बाहर निकलते हुए नजर आए। लेकिन आज घट का विसर्जन किया है तो जाहिर तौर पर आपको ये भी बताएं कि लोगों की आस्था देखते ही बन रही थी। JK 24/7 न्यूज़ देख रहे हैं सभी दर्शकों को आज नवरात्रों के आखिरी दिन नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम आखिरी नवरात्रे पर एक बार फिर से चिची माता मंदिर परिसर में पहुंच गए हैं और आज श्रद्धालु माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए, माता रानी के दर्शनों के लिए चिची माता मंदिर परिसर में पहुंच रहे हैं। यहाँ पर आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं और आप भी दर्शन कर सकते हैं चिची माता जी के। और हमने पहले दिन भी ये प्रयास किया था और आज भी आखिरी नवरात्रि पर हमारा ये प्रयास था कि आपको माता रानी के दर्शन करवाए जाएँ। और आज जिस तरह से नवरात्रों का आखिरी दिन है तो माता रानी की जो साख घर पर बीजी जाती है नवरात्रों में, उसका विसर्जन भी किया जा रहा है आज, और उसी के साथ साथ कंजक पूजन भी किया जा रहा है। तो हर कोई श्रद्धालु यही माता रानी से प्रार्थना कर रहा है कि आने वाले दिन अच्छे हों, मंगलमय हो और इस कोरोना वायरस जैसी महामारी से भी निजात मिले और माता रानी का आशीर्वाद यूं ही सब पर बना रहे। तो मेरे साथ यहाँ पर पुजारी जी मौजूद हैं। पुजारी जी से इस आखिरी नवरात्रि पर संदेश लेने का प्रयास करेंगे और क्या वो श्रद्धालुओं को अपनी तरफ से संदेश देंगे। तो पुजारी जी, आज आखिरी दिन है और आज नवमी का दिन, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहना चाहते हैं, क्या प्रार्थना करना चाहते हैं, क्या संदेश आप भक्तजनों को देना चाहते हैं आखिरी नवरात्रि पर? जय माता की। सभी भक्तजनों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। जैसे कि आज नवमी तिथि है, नवरात्रे समाप्त होने जा रहे हैं, तो आज सुबह से ही भक्तों की अच्छी खासी रौनक लगी हुई है। लेकिन इसका ये ध्यान रखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह पहनने की हिदायत दी जा रही है। तो आज सुबह से ही कंजकें वगैरह का पूजन भी हो रहा है और उसके बाद माता सिद्धिदात्री को लोग प्रसन्न कर रहे हैं। तो जय माता दी। अच्छा, कहीं ना कहीं हर एक भक्तजन यही प्रयास कर रहा है कि मंदिरों में किसी तरह से पहुंचा जाए। और आज पिछले 7-8 नवरात्रों की बात करें तो आज कहीं ना कहीं रस ज़्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि यही एक चाह होती है कि हर श्रद्धालु में चलिए अगर बीच में नहीं तो आखिरी नवरात्रे पर ज़रूर माता रानी के दर्शन किए जाएं। हाँ, ये तो जैसे कि पिछले जो नवरात्रे निकले हैं उनसे तो आज ज़्यादा श्रद्धालु जो हैं माता के मंदिर में आके माथा टेकने और माता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं और माता रानी से प्रार्थना करना चाहते हैं कि माता रानी जो पिछले नवरात्रे निकल गए हैं, जहाँ जे वाले चल रहे हैं, उसके जो आने वाले नवरात्रे हैं उनमें ये जो कोरोना महामारी है बिल्कुल ख़त्म हो जाए और माता रानी आशीर्वाद दे के भक्तजनों को खुश कर दें। ये कोरोना फ्री आए, इसी की हम कामना करना चाहते हैं और माता रानी का आशीर्वाद यूँ आप पर सब पर बना रहे, इसकी भी हम कामना करते हैं। तो ये थी आज की स्पेशल अपडेट चिची माता मंदिर परिसर सांबा से आज आखिरी नवरात्रि यानी नवमी के उपलक्ष्य पर। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, JK 24/7। चलिए अब आपको लिए चले कि जिला कठुआ, और जिला कठुआ में भी दिखा देते हैं कि किसान किस तरह से परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि मंडियों में भी उनकी फसल जो है वो नहीं ली जा रही है। सरबजीत हमें क्या रिपोर्ट दे रहे हैं, देख लीजिए। कोविड-19 के चलते हर वर्ग को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा है और अगर सबसे ज़्यादा किसी को अगर परेशानी हुई है तो वो किसान वर्ग को ही है। कोविड के चलते किसानों को ना तो समय पर फसल लगी और ना ही समय पर फसल की कटाई हुई। सबसे ज़्यादा परेशानी किसान को इस बात की है कि या उसकी मेहनत की फसल का सही दाम उसको मिल पाएगा या नहीं। पिछले कई दिनों से किसानों के लिए मंडियों का यहाँ पर लगाई गई हैं कठुआ में, और मंडियों में किसान जो है अपनी धान की फसल लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी फसल की खरीद जो है वो यहाँ पर नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर कई किसान अब निराश होकर यहाँ से अपनी फसलें वापस उठाकर लेके जा रहे हैं। हमारे साथ कठुआ के कुछ किसान, उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या माजरा है, क्यों अपनी फसल वो मंडियों से वापस लेकर जा रहे हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम विष्णु डोत्रा। आज मैं पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हमारी यहाँ पे जो मंडियाँ खुली हैं, ये जो दायित्व था, ये दायित्व तो
डीसी साहब का था और कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन का था कि वो यहाँ पे आते और किसानों की समस्या को सुनते। ये यहाँ तक हमें लग रहा है कि जो कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी सेटिंग जो है व्यापारियों के साथ हो चुकी है, क्योंकि जो सरकार ने मूल्य निकाला था 1888 रुपये, वो एक किसान के लिए निकाला था कि किसान को उसका सही मूल्य मिलेगा। लेकिन उनको हरास करने का जो व्यापारियों के साथ इन्होंने सांठगांठ की कि यो लोग, क्योंकि व्यापारियों के पास अब फसल नहीं जा रही है। क्या ये फसलें यहाँ से उठा नहीं रहे हैं? ये जो यहाँ पे फसल आती है उसमें जानबूझ के कभी कहते हैं यहाँ पे उनमें मॉइस्चर ज़्यादा है। अगर मॉइस्चर ठीक होता है तो उसको कहते हैं कि यहाँ पे रखने के लिए जगह नहीं है, आप अपनी फसल को ले जाओ। अगर वो रख देते हैं तब भी उनको 10-10 दिन 15-15 दिन यहाँ पे हरास किया जाता है ताकि वो तंग पड़ के यहाँ से फसल उठाए और वो फसल कहाँ पे बेचे, एक व्यापारी को सस्ते रेट में। अब कितने किसान हैं जिन्होंने अपनी फसल यहाँ से उठा ली है? आज सुबह से जब से मैं यहाँ पे हूँ, मेरे रहते रहते यहाँ पे कम से कम भी 5-6 जो किसान हैं वो दुखी होकर यहाँ से अपनी फसल उठा के व्यापारियों को सस्ते दाम में बेचने के लिए मजबूर हुए और यहाँ से चले गए हैं। और कुछ किसान वो हैं जो ये सोच रहे हैं कि आने वाले एक आधे दिन में हम भी अपनी फसल यहाँ से उठा लेंगे। तो बिल्कुल जिस तरह से आपने देखा कि किसान अपनी फसल, जो मेहनत की फसल है, वो मंडियों में लेकर आए थे। सरकार ने भी MSP जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो तय किया था। सरकारी दाम जो है इस दान रखा गया था। अच्छा वैल्यू जो है किसानों को मिल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं बिचौलियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाने का आरोप जो है किसानों की ओर से लग रहा है। ऐसे में किसान अब मंडियों से अपनी फसल वापस लेकर जा रहे हैं और प्राइवेट ठेकेदारों को अपनी फसल बेचने को मजबूर हैं। कठुआ से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सरबजीत सिंह, JK 24/7 न्यूज़ के लिए। चलिए अब आपको जम्मू लिए चलते हैं और जम्मू से पहली रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं नवरात्रों के हवाले से, क्योंकि नवरात्र का आज अंतिम दिन था और अंतिम दिन आज लोगों ने घट विसर्जन भी किया है। किस तादाद में लोग पहुंचे हुए थे तवी नदी के पुल पर, वो आप देख लीजिए और उसके साथ ही लोगों का क्या कुछ कहना था, देखिए। श्रोताओं, माँ भगवती से ये निवेदन करें कि हे माँ भगवती, हमें इस महामारी से, अशांति से हमें दूर करें और माँ भगवती के दरबार में जो माथा टेकने आए वह क्रमशः सोशल डिस्टेंस बनाकर आए, नियमों का पालन करते हुए आए और माँ भगवती का आशीर्वाद प्रदान करें। पता चला कि आज लास्ट नवरात्र है तो संगत सारी आई है संगत यहाँ पे दर्शन के लिए। साथ में कोविड-19 के बारे में पता चला, कोविड-19 चल रहा है इस टाइम, तब भी संगत अच्छी तरह दर्शन हो रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा हाथ चल रहा है इसमें, ड्यूटी लगी है सभी बच्चों की। अपने वॉलंटियर भी ड्यूटी कर रहे हैं, हमारे कॉलेज के वॉलंटियर हैं वो भी ड्यूटी कर रहे हैं बाहर। तो इसकी वजह से अभी कोविड-19 की वजह से तो लोग संगत थोड़ी कम है इस बारी। ऐसे संगत बड़ी ज़्यादा होती है। दर्शन सभी आराम से हो रहे हैं, डिस्टेंस रख के दर्शन हो रहे हैं। तो अब हम चाहते हैं कि माता रानी अपने साथ कोविड-19 का जो है ये कोविड-19 अपने साथ लेके जाएँ और सभी ठीक रहें। माता के नवरात्रे संपन्न हुए और आज रामनवमी का पर्व है जो बड़ी ही हर्षोत्साह के साथ मनाया जा रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पे आ रहे हैं और आज जो भी माता के जो भी खेती वगैरह है वो भी हम प्रवाह कर रहे हैं सारे। और माता रानी की कृपा से जैसे जैसे हम वो माता जी का प्रवाह करेंगे, उस पानी में बहाव करेंगे, तो हम माता रानी से यही दुआ है कि इस दुनिया में, हमारे शहर में, हमारे आसपास जो भी थोड़ा बहुत प्रकोप कोरोना का रह गया हुआ है वो भी उसके बहाव से बह जाए और सारे लोग इस महामारी से मुक्त हो जाएं और जम्मू में खुशहाली आए। तो आपने देखा कि लोगों का क्या कुछ कहना था, किस तरह से वो मन्नतें मांगते हुए नजर आए हैं कि कोरोना से जल्द हमें मुक्ति मिलनी चाहिए। उसके साथ ही अब आपको दूसरी खबर से भी रूबरू यहां पर करवा देते हैं जो कल से ही सुर्खियां बटोरी हुई है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती की तरफ से बार बार बयानबाजी जो है वो की गई है। एक बड़े बयान लेकर महबूबा मुफ्ती जो है वो सामने आए हैं। सबसे पहले आप वो सुनिए कि कल महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ कहा और उसके बाद आपको लिए चलेंगे डोगरा संगठन के पास, क्योंकि डोगरा संगठन की तरफ से भी यहाँ पर जो प्रदर्शन किया गया है, जम्मू फ्रंट की तरफ से भी प्रदर्शन किया है, वो आपको दिखा देते हैं। देखो, झंडा तो मेरा ही झंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा हम उस झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। और वो झंडा हमारे आईन का हिस्सा है। जब इन्होंने खुद ही उस आईन की धज्जियां उड़ाई, उस झंडे की धज्जियां उस दिन उड़ाई जब जम्मू में रेप हुआ और उस झंडे को लेके ये उन रेप के जो रेपिस्ट थे उनके हक में नारे देने लगे। इन्होंने तो खुद ही डेसिक्रेट किया कॉन्स्टिट्यूशन को भी, इन चीजों को भी। तो ये हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं?
व्हाट डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? हमारा झंडा तो ये है, और हमारा उस झंडे के रिश्ता इस झंडे ने बनाया है। इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ दिस फ्लैग, जो हमारा इस मुल्क के झंडे के साथ रिश्ता है। जिस वक्त हमारे हाथ में ये झंडा आएगा, हम वो झंडा भी उठा लेंगे। जहां तक मेरा जात का, महबूबा मुफ्ती की जात का सवाल है, आई हैव नो इंटरेस्ट इन इलेक्शंस, लेट मी टेल यू दैट। मैं जो आईन जिसके अंदर मैं इलेक्शन लड़ती थी, जब तक वो आईन हमें वापस नहीं होता, महबूबा मुफ्ती हैज गॉट नथिंग टू डू विद द इलेक्शंस, लेट मी टेल यू दैट। मुफ्ती ने कहा है तिरंगा झंडा को हम नहीं उठाएंगे। आज हम सब तिरंगे झंडे लेकर के यहाँ उठे हुए हैं, और मैं ये कहने का प्रयास करना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, और ये भाईचारा कोई तोड़ने का प्रयास नहीं कर सकता। इसलिए महबूबा मुफ्ती, तिरंगे झंडे जो तू कह रही है नहीं कोई उठाने वाला मिलेगा, तो बॉर्डर खोलो श्रीमान मोदी जी, इनको चाइना पाकिस्तान रवाना करो, चलता करो। इनकी हिंदुस्तान के अंदर कोई ज़रूरत नहीं है, और जो इनके मेंबर पार्लियामेंट हैं उनको भी वहाँ से मुअत्तल करो। इन सबको चाइना और पाकिस्तान के लिए रवाना करो। हिंदुस्तान की धरती के ऊपर इनका पैर भी नहीं पड़ना चाहिए, और इनको पाकिस्तान और चाइना रवाना करो। चलिए, तो आपने देखा कि महबूबा मुफ्ती का क्या कुछ कहना था। इससे थोड़ा सा अगर हम आपको पीछे ले जाएं तो महबूबा मुफ्ती इससे पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें जो है वो करती हुई नजर आती थी कि अगर धारा 370 और 35A को संशोधित किया गया या कोई भी विशेष दर्जे के साथ छेड़छाड़ की गई तो यहाँ पर हाथ उठाने वाले यानी कि तिरंगे को उठाने वाले हाथ नहीं बचेंगे। तो जाहिर तौर पर वो हाथ दिन दोगने और रात चौगने होते गए। लेकिन उसके साथ ही आप देखिए कि किस तरह से बयानबाजी जो है वो महबूबा मुफ्ती की तरफ से की गई कि अगर जम्मू कश्मीर का तिरंगा नहीं दिया गया तो वो भारत के तिरंगे को भी हाथ नहीं लगाने वाली हैं, और राजनीति में भी उन्हें बिल्कुल कोई भी दिलचस्पी नहीं है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या पीडीपी पार्टी जब सियासत में उतरती है उस वक्त महबूबा मुफ्ती सियासत में जाती हैं या नहीं, या फिर सिर्फ और सिर्फ आम जनता को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, ये देखने वाली बात होगी। और उसके साथ ही आपने देखा कि डोगरा फ्रंट की तरफ से भी किस तरह से प्रदर्शन जो है वो किया गया है। वो साफ तौर पर मांग कर रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि महबूबा मुफ्ती जिस तरह से डिटेंशन से बाहर आई हैं और आने के बाद जो उन्होंने बयानबाजी की है, ये देखने वाली बात थी। और डोगरा फ्रंट अब चाहता है कि महबूबा मुफ्ती पर भी शिकंजा कसा जाए। आप देखते रहिए कार्यक्रम।